गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पहला सेल ऑर्गेनेल खोज की थी इसकी कोलिकर ने इसका खोज किया था। डिस्कवरर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कोलिकर। और जो टर्म है माइटोकॉन्ड्रिया टर्म वाज गिवन बाय बेंडा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर है। कुछ इस तरह दिखेगा। वाइट कलर की आउटलाइन जो दिखाई दे रही है वो आउटर मेम्ब्रेन है। येलो रंग से जो इनफोल्डिंग्स हैं और जो अंदर की लेयरिंग दिखाई दे रही है इनर मेम्ब्रेन है। स्ट्रक्चर के साथ साथ डिस्क्रिप्शन लिखते जाइए। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। अब अगर हमने डबल मेम्ब्रेन की बात की है इसका मतलब यह प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा प्रोकैरियोट्स में? क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, शॉर्ट में लिख दिया है बच्चों। ठीक, नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट। अब जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड हो जाती है और बना देती है क्रिस्टी। बहुत सारे को क्रिस्टी बोलते हैं, सिंगल को क्रिस्टा बोलेंगे। क्रिस्टी प्लूरल फॉर्म है इसका, सिंगुलर क्रिस्टा, सिंगुलर फॉर्म इसका क्रिस्टा होगा। इसकी क्रिस्टी पर न्यूमेरस ऑक्सीसोम्स पिन हेड जैसा टेनिस के बॉल की तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं इन सभी पर। ये जो टेनिस लाइक स्ट्रक्चर है मैं इसको यहाँ जरा जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे F0 F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहते हैं। नाम इसका F0 F1 पार्टिकल या फिर इसे ऑक्सीसोम्स कहते हैं, ऑक्सीसोम्स कहते हैं। अच्छा, कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें से कौन F है और कौन F0 और कौन सा F1 है। देखो जो स्टेम है जो एक दिखाई दे रहा है उसे F0 कहिए, ये F0 है। और जो गोल सा दिख रहा है वो F1 है। काम क्या है इसका? बेसिकली यह कन्वर्ट करता है, एटीपेज है। F0 F1 पार्टिकल इज एटीपेज। यहाँ लिखवा देंगे, पहले यहाँ समझा दे रहे हैं बच्चों। F1 पार्टिकल क्या करें? ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ करके ATP का सिंथेसिस करेगा। ATP बनना है, जहाँ पे ATP बनती है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जाग्रह। कौन सा ऑर्गेनेल है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यही बनाता है। कहाँ पाया जाता है? इनर मेम्ब्रेन पे। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज सेलेक्टिवली परमिएबल व्हाइल द आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी मच परमिएबल। इसीलिए स्टडी के दौरान हम इनर मेम्ब्रेन की तो बात करेंगे लेकिन आउटर मेम्ब्रेन की बात इसके बाद से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वह परमिएबल है, किसी को भी आने जाने से रोकती ही नहीं, तो फिर उस दरवाजे का कोई मतलब भी नहीं है। जो दरवाजा किसी को आने जाने से न रोके उसके होने या न होने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये हाईली परमिएबल है। आउटर मेम्ब्रेन इज हाईली परमिएबल व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन विच हैव इनफोल्डिंग्स लाइक क्रिस्टी एंड हैविंग ऑक्सीसोम्स आर सेमी परमिएबल। ठीक, यहाँ लिख लिए। टू मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। अब कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है? आउटर मेम्ब्रेन और दूसरा होगा इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ब्रैकेट में लिख लीजिएगा परमिएबल। क्वेश्चन पूछता है बच्चों कौन सा ज़्यादा परमिएबल होगा? आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल। ठीक है, आर सेलेक्टिवली परमिएबल। अब बात हो रही है तो देखा जाए सेल में ये कहाँ पाया जाता है? मोस्टली यह बिखरे रहते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन जहाँ पे ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है वहाँ पर यह ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं या फिर वहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, तो स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, जहाँ आवश्यकता होगी ज़्यादा वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एनर्जी को सप्लाई करना है, एनर्जी बनाना है, इसलिए ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। अब बात होगी कि भाई डॉर्मेंट सीड हो, ऐसा बीज जो अभी जर्मिनेट ना कर रहा हो, तो वहाँ पर इन कंपेरिजन टू द जर्मिनेटिंग सीड इसकी मात्रा कम होगी। क्यों? क्योंकि डॉर्मेंट है, उसे किसी
फूड की अभी आवश्यकता नहीं है, एनर्जी की उतनी आवश्यकता नहीं है। अब अगर आवश्यकता नहीं है तो फिर उसे माइटोकॉन्ड्रिया की भी आवश्यकता नहीं होगी। जब एनर्जी की आवश्यकता नहीं है तो जब माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता नहीं होगी तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया भी नहीं जाएगा। अब जो सीड जहाँ पे जर्मिनेशन हो रहा है, जहाँ पे ग्रोथ बहुत फास्ट करनी है, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होती है। जहाँ मूवमेंट बहुत फास्ट करनी है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होती है। तो सेल में भी सभी सेल्स में नहीं पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है सभी सेल्स में। यूकैरियोट, प्रोकैरियोट में तो पाया ही नहीं जाएगा। यूकैरियोट्स में भी जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ की आवश्यकता होगी, तेज़ी से मूवमेंट की आवश्यकता होगी, वहाँ पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज हायर देन द दो सेल्स विच आर रिलेटिवली लिथार्जिक, आर स्लो, आर डॉर्मेंट इन कंडीशन। देन आइए मूव ऑन करते हैं इससे। अब ये आक्सीसोम्स हो गया, इसके बीच में क्या क्या भरा रहेगा, कुछ इसमें से लिक्विडी मटेरियल भरा भी रहता है। जहाँ जहाँ पर F0 F1 पार्टिकल लगा हुआ है क्रिस्टी में, वहाँ पर एक ओपनिंग होगी। इस ओपनिंग से इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन आपस में जुड़ती हुई प्रतीत होंगी, जुड़ेंगी। वहाँ एक पोर होगा। जहाँ जहाँ पर भी आक्सीसोम्स लगे हुए हैं, स्टेम दिखाई दे रहा है, उसके ठीक पीछे उस इनर मेम्ब्रेन पर एक पोर होगा जिससे वह आउटर मेम्ब्रेन के स्पेस में जुड़ेगा। इसको कहेंगे एडहेशन स्पेस या एडहेशन गैप्स। माइटोकॉन्ड्रिया नंबर कैसे अपना इंक्रीज कराएगा, कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया रिप्रोड्यूस बाई बाइनरी फिशन। रिप्रोड्यूस बाई बाइनरी फिशन, कट के दो भागों में बटेगा और दोनों भाग इंडिविजुअली माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में बिहेव करना शुरू कर देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को डियर स्टूडेंट्स हम लोग सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं, एक स्ट्रक्चर इसमें डाल दें फिर आपको बताएं। माइटोकॉन्ड्रिया डज नॉट हैव एनी न्यूक्लियस, इट हैज़ जेनेटिक मटेरियल DNA, RNA, tRNA, but does not surrounded in the particular nuclear membranous structure. That's why we can say that it does not have nucleus. It has nuclear material but does not have nucleus. तो यह जो है जेनेटिक मटेरियल लिख दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। जेनेटिक मटेरियल क्या क्या हो सकता है? जेनेटिक मटेरियल DNA, RNA, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जैसे tRNA, rRNA, राइबोसोम। फिर इसे क्यों ना ऑटोनॉमस कह दिया जाए? सेमी क्यों कहा गया? सेमी इसलिए कहा गया क्योंकि यह अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ों को ही बनाता है, बाकी चीज़ें सेल से लेता है। आई रिपीट, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनिज्म बिकॉज इट इज ओनली पार्शियली डिपेंडेंट ओवर द सेल्स, ओवर द हार्बरिंग सेल। जो सेल इसे धारण करती है उस पर यह पार्शियली डिपेंडेंट होता है। It is able to form all its nutrients, all its required material by itself because it has its own DNA, RNA, tRNA and other related materials. Okay? तो अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि it is also known as semi autonomous organism. ठीक, अगर कोई एग्जाम में पूछे कि इसे क्यों सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं, आप सब बता पाएंगे? Why mitochondria is known as semi-autonomous organism? So because it has its nuclear material and synthesis some things of its need but dependent for other things on the cell. So it is called semi-autonomous. Semi-autonomous, good. आइए दूसरा देखते हैं। यहाँ तक हो गया। अब काम क्या करेगा? फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? जो सबसे बड़ा फंक्शन है इसका वो है हेल्प एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस। अच्छा, कभी कभी ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स भी बनाएगा। सिंथेसिस ऑफ इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ द अदर ऑर्गेनेल्स लाइक क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में बनने में सहायक जो इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स हैं उसको भी यह बनाएगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, तो यानी कि इसके सिंथेसिस को हेल्प करेगा क्लोरोफिल। ठीक, एटसेट्रा। यह इसके मुख्य काम थे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत आने वाली सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं।
दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके बाद पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी को। पढ़ने जा रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शॉर्ट में ER कहते हैं। अच्छा बच्चों, आज एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, कहीं एंड लिखा हो और कहीं सिर्फ ऐसे चिन्ह दिया हो एंड का, इसका क्या मतलब होता है। अगर यहाँ एंड में इस तरह से लिख देता हूँ, इसका मतलब यह है कि पोर्टर और थॉमसन ने अलग अलग एक ही चीज़ को खोजा था। डिस्कवर्ड बाय पोर्टर अलग खोजे थे, थॉमसन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अलग खोजा था, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ इसे हटा के ये एंड लगा देता हूँ, इसका मतलब पोर्टर एंड थॉमसन कोलैबोरेशन में काम किए और क्या खोजा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, पोर्टर एंड थॉमसन लिखा है, इसका मतलब कि पोर्टर ने अलग खोजा है, थॉमसन ने अलग खोजा है। जनरली लोग मिस्टेक करते हैं कि एंड और एंड को एक ही समझते हैं, यह डिफरेंस है। इस एंड का मतलब है कोलैबोरेशन विथ, इस एंड का मतलब है इंडिपेंडेंटली वर्कड। ठीक, पता था आप लोगों को इसके बारे में? क्या माइला इतनी हेरा फेरी रे। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय पोर्टर एंड थॉमसन, द नेम वाज गिवन बाय पोर्टर। अब कैसा दिखता है यह देख लिया जाए, ठीक है। इस तरह का दिखेगा। कभी कभी इनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं और जहाँ जहाँ राइबोसोम अटैच होंगे उस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, ठीक। तो इसके एक भाग को अलग करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होगा बच्चों। क्या बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे? सिस्टर्नी क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाएगा बच्चों। सिस्टर्नी क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्सा होता है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली 3 चीज़ों से मिल करके बना होता है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल से मिलकर के बना होता है, नोट कर लीजिए। अब सिस्टर्नी ये राइबोसोम से अगर अटैच होगी, सिस्टर्नी अगर राइबोसोम से अटैच हो जाएगी तो उसे कहेंगे रफ सिस्टर्नी, और अगर नहीं अटैच होगी तो उसे कहेंगे स्मूथ। रफ सिस्टर्नी कहेंगे दो सिस्टर्नी विच आर अटैच विथ राइबोसोम्स, जैसे यहाँ पर है, तो इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा। जिस सिस्टर्नी से राइबोसोम अटैच हो जाए उससे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेवलप होगा उसे कहेंगे रफ सिस्टर्नी या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो सिस्टर्नी केवल स्मूथ होगी, राइबोसोम से अटैच नहीं होगी, उससे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा उसे कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। और ट्यूब्यूल्स में कहाँ हैं? ट्यूब्यूल्स 2 सिस्टर्नी को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। 2 सिस्टर्नी को आपस में जोड़ने का काम करेंगे ट्यूब्यूल्स करेंगे। वेसिकल्स, कुछ हिस्सा साइटोप्लाज्म में ऐसे ही बिखरा हुआ रहता है जो वेसिकल होता है। बेसिकली वेसिकल भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, स्मूथ और रफ। आप लोग बताइए, वेसिकल अगर रफ है इसका मतलब क्या है? राइबोसोम से ये वेसिकल का स्ट्रक्चर होगा। अब अगर हम इसमें राइबोसोम से अटैच कर दें तो रफ वेसिकल्स बनेगा और ये स्मूथ बन जाएगा, ठीक। रफ का मतलब ही है कि वो राइबोसोम उसमें जुड़ा हुआ है। आगे देखेंगे क्या काम होगा रफ का। आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। यहाँ लिखते जाइए, या दे कैन बी सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is situated from न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जुड़ा रहता है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक यह जुड़ा रहता है, ठीक। इसके पास ही
जहाँ भी कहीं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा उसके पास में ही कहीं पर गोल्जी बॉडी भी पाई जाएगी, लेकिन वह गोल्जी बॉडी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होती है। तो एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि सेलेक्ट द सेल ऑर्गेनेल which is associated with nuclear membrane. I repeat, select which cell organelle which is associated with nuclear membrane. यहाँ तक हो गया। इसका एक हिस्सा एसोसिएटेड रहेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, दूसरा हिस्सा एसोसिएटेड रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। क्या क्या काम करेगा, फंक्शन देख लीजिए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। रफ से प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, हालांकि राइबोसोम करता है प्रोटीन का फॉर्मेशन, इसके अंतर्गत उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो आप ये लिख दीजिए कि मैनिपुलेशन ऑफ प्रोटीन बाय RER। बच्चों RER क्यों? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा, ठीक है। अच्छा, लिपिड सिंथेसिस में कौन पार्ट लेगा? तो वो लेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दूसरा फंक्शन होगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेक पार्ट इन द लिपिड सिंथेसिस, SER टेक पार्ट इन द लिपिड सिंथेसिस। और एक बार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी के साथ मिल करके लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडी के साथ मिल करके लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। लिखा है मैंने कि दे फॉर्म प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम्स विच आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम। मतलब एंजाइम पहले प्रीकर्सर फॉर्म में पाए जाएंगे, उसको ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने वेसिकल में पैक करेगा और भेजेगा गोल्जी बॉडी के पास। जब गोल्जी बॉडी के पास प्रीकर्सर ऑफ एंजाइम पहुंच जाएगा और गोल्जी बॉडी से अटैच होगा, फिर उसमें कुछ चेंजेस होंगे और वो प्रीकर्सर ऑफ एंजाइम में बदलेगा। क्या करता है लाइसोसोम? लाइसोसोम को कोशिका की मृत्यु की थैली बोलते हैं। क्यों? ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे एसिड हाइड्रोलिसिस पाए जाते हैं जिसकी वजह से जो फॉरेन मटेरियल है या फिर जिसको नष्ट करना होता है वो गल जाता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो ये होगा, लिख लीजिए, दे फॉर्म प्रीकर्सर ऑफ एंजाइम फाउंड इन लाइसोसोम। अच्छा, कभी कभी क्या करता है, दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अमंग साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मोडेस्माटा। दे कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल अमंग cytosol and plasmodesmata. This is all about endoplasmic reticulum. अब बात करेंगे हम लोग गोल्जी बॉडी के बारे में। हेडिंग लिखिए गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को और भी दो नामों से जानते हैं। पहला है गोल्जी अपरेटस और दूसरा है अपरेटो कॉम्प्लेक्स। आइए देखते हैं। बच्चों याद रखिएगा, अक्सर जो है इस तरह के नाम पूछ लेता है कि क्या नाम से जाना जाता है गोल्जी बॉडी को। तो गोल्जी अपरेटस, अपरेटो रेटिकुलेरिस और डाल्टन कॉम्प्लेक्स। एक और नाम है इसका डाल्टन कॉम्प्लेक्स। तो अब अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि राइट शॉर्ट नोट ऑन डाल्टन कॉम्प्लेक्स, तो आप क्या लिख पाएंगे? किसके बारे में लिखने के लिए पूछा जा रहा है आपसे? गोल्जी बॉडी के बारे में, ठीक है। डाल्टन कॉम्प्लेक्स, अपरेटो रेटिकुलेरिस, तीसरा गोल्जी अपरेटस। कुछ स्ट्रक्चर बना दें। जो इसका कॉन्वेक्स हिस्सा है और ये हिस्सा, ठीक, ध्यान से देखिए कौन कौन से हिस्से की बात कर रहे हैं। इसको जो कॉन्वेक्स है, इसे जो कॉनकेव हिस्सा है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ये और ये। कॉन्वेक्स हिस्से को हम लोग कहेंगे सिस गोल्जी नेटवर्क। सिस गोल्जी नेटवर्क और कॉनकेव हिस्से को कहेंगे ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। ये जो बीच के हैं उनको क्या कहेंगे? स्टैक्ड गोल्जी नेटवर्क। गोल्जी को भी
गाल्जी के भी कई पार्ट हैं। पहला है सिस्टर्नी, ये है एक सिंगल सिस्टर्नी होगा। इस सिस्टर्नी के दोनों किनारों से, सिस्टर्नी के दोनों किनारों से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जो एक सिस्टर्नी को दूसरे सिस्टर्नी से जोड़ने का काम करते हैं। इसको क्या कहेंगे? ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स इन दोनों किनारों पे होंगे बच्चों। यहाँ आप लोग इसे लिख लीजिए तो हटा दें इसे। स्टैक्ड गाल्जी नेटवर्क, ये भी क्या है? ट्यूब्यूल है। ट्यूब्यूल से या ट्यूब्यूल पर कुछ वेसिकल जैसी संरचनाएं जुड़ी रहती हैं। ट्यूब्यूल पर कुछ वेसिकल जैसी संरचनाएं जुड़ी रहती, ठीक है। अब ये जो वेसिकल जैसी संरचनाएं हैं इसको बोलेंगे गाल्जी वैक्यूल्स। गाल्जी वैक्यूल्स। जिस पार्ट को सेक्रेट कराना है या कोई पार्ट सपोज करिए, हाँ एक चीज़ और बताना रह गया था, कॉन्वेक्स से डेवलप होती है धीरे धीरे, प्री मेच्योर है, और कॉन्केव यानी कि ट्रांस गाल्जी मेच्योर फॉर्म है गाल्जी का। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई वेसिकल आया, कोई प्रोटीन आया। प्रोटीन आया का मतलब कौन सा वेसिकल लेकर के आ रहा होगा? रफ वेसिकल लेकर के आ रहा होगा। आकर के यहां फ्यूज हो गया। अब यहां से सिस से ट्यूब्यूल द्वारा होते हुए पहले स्टैक्ड गाल्जी में, स्टैक्ड गाल्जी 1, स्टैक्ड गाल्जी 2 होते हुए ट्रांस गाल्जी में गया। इतने देर में उसमें कई प्रकार के मॉडिफिकेशन प्रोटीन के हो गए और अब इसे बाहर निकलना था। बाहर कैसे निकलेगा? डायरेक्ट यहाँ से नहीं निकल सकता। यहाँ से क्या होगा? गाल्जी वैक्यूल्स में जाएगा। गाल्जी वैक्यूल जो है पैक करेगी इसको एक और वेसिकल में जिसे सेक्रेटिंग वेसिकल कहेंगे। वैक्यूल से गाल्जी वेसिकल में जाएगा तो ये होगा गाल्जी वेसिकल, ठीक है। गाल्जी वेसिकल में जाएगा। तो कितने प्रकार के, क्या कितने हिस्से हो गए? पहला हो गया सिस गाल्जी यानी सिस्टर्नी, उसके बाद ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल के बाद वैक्यूल और वैक्यूल के बाद वेसिकल। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल, वेसिकल और वैक्यूल, वैक्यूल और वेसिकल, 4 हिस्से। सिस्टर्नी जो गाल्जी नेटवर्क है, गाल्जी बॉडी के कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से हो गए। समझ में आ गई ये बात? अच्छा, काम क्या करता है गाल्जी? देखिए, गाल्जी काम करता है ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स, साथ में करेगा प्रोडक्शन ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन। कैसे बताते हैं? एंडोक्राइन हार्मोन, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रिकर्सर आएंगे, उसको मॉडिफाई करके हार्मोन में कन्वर्ट करेगा। इसका यह मतलब नहीं कि यही सेक्रेट करेगा। सेक्रेट करने के ऑर्गन कोई दूसरे हो सकते हैं, लेकिन गाल्जी बॉडी उनको मॉडिफाइड करके यूजफुल पार्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। यूजफुल पार्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? गाल्जी बॉडी। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? लाइसोसोम के प्रीकर्सर को पैक कर देगा। प्रीकर्सर ऑफ लाइसोसोम एंजाइम को पैक कर देगा, वो यहाँ आएंगे और यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो लाइसोसोम के बाहर निकलेंगे। तो प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम इज कंप्लीटेड बाय 2 ऑर्गेनेल्स। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रीकर्सर को पैक करता है और उन्हें एंजाइम में कन्वर्ट करने का काम करेगा गाल्जी बॉडी। तो यहाँ लिख लेंगे कन्वर्ट द प्रीकर्सर ऑफ एंजाइम्स इनटू एंजाइम्स फॉर लाइसोसोम, ठीक है। और जो लाइसोसोम पे जो कैविटी होती है, जो वॉल है टोनोप्लास्ट, उसका निर्माण भी गाल्जी बॉडी के द्वारा ही किया जाता है। अच्छा, प्लांट्स में जो रूट हेयर दिखाई देते हैं, रूट हेयर्स इन प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय गाल्जी बॉडी। तो ये हुआ गाल्जी बॉडी के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। किसी को कुछ पूछना हो तो अब आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।